A good and fine weather, and I welcome you to test paper discussion, that is test number 1 Career Plus. Along with me there are several other teachers who is going to be discussing the other topic related to their subject. I hope so that we will be discussing this in bilingual so that each and every student can get what we are talking about. तो देखते हैं कैसा है। और अभी आपने हमारे बहुत ही प्यारे सर जो थे साहनी सर से अभी आपने ज्योग्राफी का पेपर डिस्कशन कराया होगा। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उन्होंने जो भी बताया आपको अल्टीमेट तरीके से बताया। अभी जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के हैं, और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल बी टेकिंग इज व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विनिवेश क्या होता है। तो विनिवेश के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्कर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। Right. What is the meaning of disinvestment? The most important thing about disinvestment is with me. तो अभी हमने ये देखा कि what is the meaning of disinvestment. We are discussing question number 1, right? अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हम विनिवेश कहते हैं, ये होता क्या है। नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए एक लड़का है और उस लड़के के पास 10 एकड़ ज़मीन है, उस लड़के के पास 10 एकड़ ज़मीन है और वो उस पर कुछ ना कुछ काम करता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है उसके साथ कि वो लड़का अचानक बैंकरप्ट हो जाता है, यानी कि वो कंगाल हो सकता है दारू पी रहा हो सकता है कुछ और कर रहा हो, बट वो किसी वजह से उसके पास पैसे नहीं रहते। अब अगर वो आगे करना चाहता है, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, देन व्हाट ही और शी विल डू। तो वो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे उस 10 एकड़ में से 1 एकड़ को बेच देंगे। अब उस 1 एकड़ को क्यों बेचा गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हाई, सो एज टू अर्न मनी, उसको पैसा आएगा। ठीक इसी टाइप से जब गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 100% शेयर है, अचानक कोरोना आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, देन वी स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्रंच, पैसे की दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि उस कंपनी के सर्टन अमाउंट को वो प्राइवेट को बेच देती है। बी केयरफुल, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो केवल और केवल सरकार ही कर पाती है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट वो प्राइवेट को बेचती है। अगर प्राइवेट आदमी ही प्राइवेट को बेचेगा तो वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट इज ए वे फॉर प्राइवेटाइजेशन। अभी आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उन्होंने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। अभी ओएनजीसी को अगर बाई चांस एग्जाम्पल है, ओएनजीसी में अगर उन्होंने बेचा है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें क्या है। अब हम आते हैं ऑप्शन में कि अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, आप ध्यान से समझना, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है देन यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। So be careful, read the question twice, thrice, 4 times, 5 times, whatever time you are reading, just go on reading the questions. अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। चलो देखते हैं। पहला, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज मीन्स व्हाट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज रिमेन्स विद द गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में रहता होगा, लेकिन वो उसमें से कुछ हिस्सा किसी और को दे देते हैं। तो ये तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेचना। यहाँ बेचने जैसी कोई भी बात यहाँ दिख नहीं रही है। नेक्स्ट है कंट्रोल्स रिमेन्स विद प्राइवेट सेक्टर। नहीं, अभी आपको ध्यान रखना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एंटरटेन हम करने वाले नहीं है। नंबर 3, गवर्नमेंट सेल 51%। आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल पे आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि दैट पर्सन हु वॉज वेरी अल्कोहलिक, जो कि शराब पीता था किसी कारण से, जब उसने जमीन बेचा तो 10 एकड़ में से उसने 1 एकड़ बेचा। तो क्या 10 एकड़ में से 1 एकड़ 51% होता है? वो सर्टेन परसेंटेज होगा, 1%, 2%, 10%, वॉट एवर अमाउंट, जो भी अमाउंट वो बेचना चाहे वो बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 51% हो तभी। हाँ, 51% होने से एक चीज़ का वो क्लैरिटी आती है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे, वॉट एवर कंपनी इज देयर एंड वेर एवर यू आर वर्किंग, if you are holding more than 51% of the share, that means you will be categorized as the owner of that particular company, right? And number
3. डायलूशन ऑफ स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इनटू ए पब्लिक इंटरप्राइज. यस, पहले का जो आंसर है इट इज आंसर डी. व्हाई इट इज आंसर डी? बिकॉज आपने देखा होगा कि मैंने जो क्वेश्चन का आंसर बताया तो आंसर किस तरह बताया था कि डिसइन्वेस्टमेंट कौन करता है? पहला तो गवर्नमेंट करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलूशन? डायलूशन का मतलब होता है बेचना या अपने आप को थोड़ा सा कम कर देना. अब इंग्लिश में यहाँ पे डायलूशन दिया है, हो सकता है अगली बार वो प्राइवेटाइजेशन वर्ड यूज़ कर ले, हो सकता है वो सेलिंग वर्ड यूज़ कर ले, कोई भी वर्ड वो यूज़ कर सकता है. बट प्रॉब्लम ये आनी चाहिए, प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. तो डिसइन्वेस्टमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज डी. नाउ वी आर मूविंग टू नंबर 2. This is number 2. Financial literacy means. What is the meaning of financial literacy? बहुत इजी है. आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आपको कुछ पता नहीं चल पाता है तो आपको एक ही चीज़ करना है, डिवाइड कर दीजिए. ये 2 वर्ड हो गए, एक हो गया फाइनेंशियल एंड नेक्स्ट इज लिटरेसी. व्हाट इज फाइनेंशियल? एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस. एंड व्हाट इज लिटरेसी? नॉलेज. नो हाउ होता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काम कैसे करना है, क्या करना है, इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं. अगर हम लोग एजुकेशनल लिटरेसी कहते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी टू लर्न, राइट और स्पीक और वॉट एवर द कंडीशंस आर देयर. अगर हम यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं यानी कि उसको फाइनेंस के बारे में सारी जानकारी है. तो अब हम इसके हिसाब से ऑप्शन बनाते हैं. पहला है एन इंडिविजुअल ऑफ 7 ईयर्स. फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर ईयर्स की कोई बात नहीं की गई है, तो जहां जहां 7 ईयर्स है उसको कट कर दीजिए. अब आ जाते हैं नंबर 3 पर. एन इंडिविजुअल हु इज वेल इक्विप्ड टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस. यस, अगर एक पढ़ा लिखा लड़का है तो वो डिसीजन अच्छे लेता है, राइट. तो ठीक उसी तरीके से अगर एक लड़का फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को जानता है तो सिंपली वो क्या करेगा, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत अच्छा होगा. देन योर करेक्ट आंसर इज सी. दिस इज योर राइट आंसर. नंबर 2 फाइनेंशियल लिटरेसी. यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि डू नॉट ट्राई टू मग अप ईच एंड एवरीथिंग. कितना आप रटोगे? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रटने की जरूरत नहीं है. लिटरेसी मीन्स नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स फाइनेंशियल नॉलेज. सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर 3. नंबर 5. Now, what is frictional unemployment? Again, if you are attempting for UPSC, then you must be very sure about your basic terminologies. Until and unless you are having command over your terminologies, you will not be able to clear UPSC. Especially if you are writing mains, then it is next to impossible. It is next to impossible that you can write a good answer. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका आधार जो होता है ना, बेस, वो बहुत मजबूत होना चाहिए. यहाँ पे 2 वर्ड है, वन इज फ्रिक्शनल एंड अदर इज अनएम्प्लॉयमेंट. दोनों को अलग अलग करके देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? वॉट एवर स्टूडेंट्स आर देयर हु आर ऑनलाइन, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल है, बिल्कुल सही है. आप एक बात बताओ, क्या यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी? क्या आप अर्थव्यवस्था में कुछ सहभागिता कर रहे हैं? नहीं कर रहे. लेकिन एक चीज़ है, आप करना चाहते हैं ना, तो यही है अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन. एबिलिटी टू डू और कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, आपकी कैपेबिलिटी एंड यू आर विलिंग एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली आप कर नहीं पा रहे हैं, तो यू आर अनएम्प्लॉयड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. फ्रिक्शन का मतलब होता है, आपने एक चीज़ देखा होगा कि हाँ फ्रिक्शन हो रहा है ना, इस ट्रेन चलती हुई देखी होगी आपने. ट्रेन की जब पटरी पे ट्रेन चल रही होती है तो आप देखो कभी कभी चिंगारी निकलती है, हमेशा चिंगारी निकलती रहती है, स्पार्कलिंग्स कभी कभी निकलती है. तो जब फ्रिक्शन होगा तो चिंगारी निकलेगी. इसका मतलब क्या है,
अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन। अब शॉर्टर ड्यूरेशन हम यहां से निकालते हैं, कैसे आएगा? देखिए इसके अंदर अगर हम देखते हैं एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ लेबरर्स आर नॉट यूटिलाइज्ड एट देयर ऑप्टिमम लेवल। यहां पे इसका मीनिंग क्या है? ही इज एम्प्लॉयड, ही इज एम्प्लॉयड। हाउ? द लेबर इज वर्किंग बट हिज फुल पोटेंशियल इज नॉट utilized, his full potential is not utilized. We cannot say this is an unemployment, this is employment. Answer is wrong. Now a large number of people remain unemployed. Absolutely directly this line is talking about unemployment, but what we are searching is we are searching for frictional unemployment, जिसको हिंदी में कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। शायद वहां पर लिखा होगा नंबर 7, लेट मी सी, आई मे बी रॉन्ग इन हिंदी। हाँ, घर्षित बेरोजगारी बिल्कुल सही है। सही, ये भी गलत है। ए डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट कंडीशन, दिस इज वेरी कैचिंग। हाउ दिस इज वेरी कैचिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। एक मार्केट है, अच्छी चल रही है। अब आपका बॉडी ले लो, आपकी बॉडी अच्छी चल रही है, अचानक बीमार हो गए आप, तो इसका मतलब है बॉडी के फंक्शन में डिसइक्विलिब्रियम आ गया। कहीं ना कहीं कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर दी और वो आपके सिस्टम को क्या करना चालू कर दी? कंट्रोल करना चालू कर दी। ऐसे ही मार्केट में होता है। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक मार्केट में रिसेशन आ जाता है। रिसेशन आ जाएगा तो मार्केट में पैसा नहीं होगा, नहीं होगा तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको निकाल देगा और क्या कहेगा? जैसे ही ये खत्म हो जाए आप वापस आ जाना। यानी कि कुछ दिनों के लिए आपको वो बेरोजगार कर रहा है। दिस इज व्हाट द रियल आंसर इज। करेक्ट आंसर इज सी, disequilibrium. The moment disequilibrium goes away from the market, automatically you will get employment, right? Next we are going to discuss about question number 8. Now we are discussing question number 8. This is factual question. This is factual question. Now how to tackle this type of factual question? So for that you must have insight that what the basic things are, how this committee has recommended and what are their comments and what are their recommendations. This recommendation has to be seen like this. See, the committee, तेंदुलकर कमिटी was constituted in 2004-5. इसका मतलब इसका गठन 2004-5 में किया गया था। The committee estimated poverty by using basic requirements of poor such as, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके क्वेश्चन में भी आया था उसको आप ध्यान से देखो। मैंने यहाँ एक रेड मार्क में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कैलोरी जो बेसिस है उस बेसिस को हटा देना है। क्यों? बिकॉज हर आदमी की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हर आदमी के बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ वर्क ही और शी इज परफॉर्मिंग। वो किस प्रकार का काम कर रहा है उस पर यह डिपेंड करता है। अगर वो शारीरिक काम कर रहा है, दैट इज फिजिकल वर्क, तो उसे ज़्यादा कैलोरी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज लिविंग। हो सकता है कि गांव के लोग शारीरिक काम करते हैं, क्या शहर के लोग शारीरिक काम नहीं करते? करते हैं, तो उन्हें कैलोरी ज़्यादा चाहिए। दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ तेंदुलकर कमिटी वॉज टू डू अवे। डू अवे का मतलब है अब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट था कैलोरी का? दैट मीन्स गांव के इलाके में जो रहेगा उसको 2400 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और शहर में जो होगा वो 2100 कैलोरीज की ज़रूरत होती है।
सो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली हियर। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई टू लर्न बाय हार्ट, बिकॉज ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डू नॉट टच, आप इसको टच मत करिए। लेकिन आपको मैं तरीका बताता हूँ, यूपीएससी में जो रिस्क लेता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। तो रिस्क लेने का तरीका क्या है, आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। दैट इज कैलोरी इनटेक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगर ऑप्शन नंबर 2 गलत है तो इसको हमने कट कर दिया, यानी कि अब 1 देखो सभी में है, तो 1 and 3, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो डी है। बहुत ईजी है, यूपीएससी क्रैक करना एक मजाक है। कई बार हम क्वेश्चंस ऐसे बना लेते हैं कि एक आंसर मिला हमें दूसरा बन जाता है। सबसे सही तरीका ये होता है कि एलिमिनेशन राउंड, ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग थिंग्स। द मोर यू आर परफेक्ट इन एलिमिनेशन, द मोर मार्क्स यू विल सिक्योर। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। What is question number 9 talking about? Minimum support price. What is the meaning of minimum support price? See, this question is related to farmers and agriculture. First of all, we will try to understand the basics. अभी तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ. The answer is C, but how? Main question arises how C. Assume that you are a farmer. आप एक किसान हैं. आप सोचो, अगर फसल अच्छी होगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा या फसल खराब होगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा? फसल अच्छी होगी तो ज़्यादा मिलेगा, आपको भाव रेट अच्छा मिलेगा, या फसल कम? तो आप लोगों के दिमाग में होगा सर फसल अच्छी होगी, देन एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर फसल अच्छी होती है दैट मीन्स सप्लाई ज़्यादा है ना। अगर किसी भी चीज़ का डिमांड एंड सप्लाई, ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर हम बढ़ा देंगे तो उसका रेट गिर जाता है। ऐसी कंडीशन में व्हेन देयर इज अ गुड हार्वेस्ट एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन, प्राइस विल गो डाउन। अब हमें क्या करना होगा? फार्मर्स सुसाइड करेंगे क्योंकि वो 10 रुपया उनका एक्सपेंडिचर है, 8 रुपये पर लोग खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट विल कम इनटू प्ले, सरकार आएगी और सरकार कहेगी कि मैं आपको सपोर्ट करने जा रहा हूं, अगर कोई नहीं लेगा तो मैं लूंगा। दैट इज वाई द आंसर इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज। वाई गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज? हमेशा ध्यान रखिए, अगर फसल खराब है तो मार्केट में आपको अच्छा रेट मिलेगा, तब गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी। तो एमएसपी कब मिलेगी आपको? एमएसपी तब आपको काम आएगी जब गुड हार्वेस्ट सीजन होगा, अच्छा फसल होगा, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18. What is question number 18? Consider the following regarding the twin balance sheet problem. Consider the following regarding twin balance sheet problem. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बताता हूँ. Try to divide the things. One is twin and other is balance sheet. What is the meaning of twin? means too simple है, जैसे होता ना जुड़वा बच्चे, ऐसी ये जुड़वा बैलेंस शीट है. Now what is balance sheet? Balance sheet is nothing but it is an economic statement representing two categories, assets and liabilities. Balance sheet has two sides, that is assets and liabilities. ये है balance sheet. यहाँ पर हम asset लिख देते हैं, यहाँ पर हम liability लिख देते हैं. Now what is asset? Anything which can earn you is called asset. And what is liability? Whatever you owe to someone is called liability. अगर आपको कुछ किसी को देना है, आपके ऊपर कर्जा है, तो आपके ऊपर बोझ है, बोझ को हम लायबिलिटी कहते हैं.
जिससे आपको पैसा आता है, जिससे आप पैसा कमाते हैं, उसको हम असेट कहते हैं। जैसे आपके पास गाड़ी है, अगर गाड़ी से कमाते हैं तो गाड़ी असेट है, जमीन से कमाते हैं तो जमीन असेट है, राइट। तो असेट यहां पर आएगा और लायबिलिटीज यहां पर आएगा। अब हम आते हैं, वी विल डिस्कस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, राइट। इसके लिए आपका जो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इज बी, बोथ 1 and 2। हाउ? ट्राई टू रिकॉल योर मेमोरी, अपनी याददाश्त को जरा सा एक बार खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा। ड्यूरिंग 2000 ईयर 2000 के आसपास इंडियन इकोनॉमी वॉज बूम, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर, ईच एंड एवरी इन्वेस्टर वॉज कीन टू टेकिंग लोन। जब कहीं भी मार्केट में सब लोगों को पैसा कमाने का जरिया मिलता है तो सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या हुआ उस समय कि लोगों ने लोन लिया, बहुत सारा लोन ले लिया। मार्केट कंडीशन अच्छी थी, कमाते गए और बैंक का लोन भरते गए। अगर आपकी कमाई अच्छी है तो आप कर्जा लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आपकी कमाई प्रॉब्लम में आ गई तो कर्जे में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सरकार क्या करती है कि जब लोन से फायदा होता है तो बैंक वाला अपने बैलेंस शीट में यहां पर लिखेगा लोन, लेकिन कंपनी वाला, ये कंपनी का बैलेंस शीट है तो वो लायबिलिटी में लिखेगा लोन। क्यों? क्योंकि उसे पे करना और इसको आना है। अब क्या हुआ 2000 में, अब हम लोग 2000 की बात करते हैं तो 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ। अब ये लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसका ना पैसा आ रहा था और ना ये दे पा रहा था, यानी कि इसकी भी बैलेंस शीट में नेगेटिव था, ये भी बैलेंस शीट में नेगेटिव है। तो जब दोनों जगह बैलेंस शीट में नेगेटिव आता है तो इसी को हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ना तो ये दे पा रहा है और ना ये वापस कर पा रहा है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। क्यों? ये सिचुएशन कैसे आई? अननेसेसरीली सभी को लोन देना। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या था? ऑप्शन बी, IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया था और इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स निकाले थे जिसके थ्रू वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। Consider the following related to what? Land reforms in India। भारत में जो भूमि सुधार हुआ था, लैंड रिफॉर्म हुआ था, उससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑप्शन आपके अंदर जो आ रहे हैं सारे बहुत इजी हैं, इतने अभी टफ नहीं है। भूमि सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? कॉमन सेंस है। 1947 के पहले क्या हुआ था? जमींदारी सिस्टम थी, बहुत सारे रैयतवाड़ी सिस्टम थी, देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स। हिस्ट्री वाले टीचर आपको बहुत बेहतर बता पाएंगे इस पर। तो जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों का कहना था कि भाई कुछ ही लोगों के हाथ में सारी ज़मीनें हैं और मैक्सिमम बड़ा जो पॉपुलेशन था, जो लेबर क्लास का था, पीजेंट्स जिसको कहते थे, वो सिर्फ काम करता था। अब अगर वो काम करेगा तो ज़िंदगी भर वो नौकर ही रह जाएगा। तो सरकार ने क्या किया? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उससे ले लिया, उससे लेके दूसरों को दिया। इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि 1 इज राइट। देखो आंसर कैसे करते हैं, 1 इज राइट तो 1 इधर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ऑप्शन सी काट दीजिए। दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या है? वो जो छोटे छोटे जमीन थे, किसी के पास इतनी जमीन थी, किसी के पास इतनी जमीन थी, सबको उसने इकट्ठा करके बड़ा जमीन कर दिया। तो नेचुरल है 1 एकड़ के ऊपर जो खेती होगी और 10 एकड़ पर जो खेती होगी, दोनों की प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होगा ना। तो कंसोलिडेशन भी लैंड रिफॉर्म का एक हिस्सा था। 1 and 2 दोनों जगह पर है, यहाँ भी है 1 and 2। और यहाँ भी है 1 and 2। अब क्या बात आती है कि भाई आगे देखते हैं नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी लैंड रिफॉर्म का पार्ट तो था, लैंड रिफॉर्म का पार्ट तो था, लेकिन
इतना ज़्यादा हम उसके ऊपर फोकस उस समय नहीं किए थे जब लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म में कंप्यूटराइजेशन भी एक लैंड रिफॉर्म का हिस्सा है. सो वी विल ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 3. दैट मीन्स नाउ 1, 2 and 4. Where is this 1, 2 and 4? Answer D. This is right answer. Right? Next, we are going to discuss question number 78. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. Again, it is a factual question. You must know what is the basic thing about this. The basic things are, the program was initiated by Minister of Health and Family Welfare. The date, that is, it was started on 7 January 2014. Try to understand, 253 million adolescents were included, 10 to 19 years in India. ये है आपका important area. जो आपके क्वेश्चन में यहाँ 18 दिया हुआ है वो 18 गलत है, राइट. सी 18 इज रॉन्ग. बाकी चीज़ें आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगी. इसको एक बार स्लाइड देखेंगे आप तो इट इज़ वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 95? ये अभी रिसेंट है. इसका जो जजमेंट आया था वो 14 तारीख को आया था. इसमें कहा गया था कि जो टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम है, टेलीकॉम सेक्टर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए. और हुआ क्या था टेलीकॉम सेक्टर में वो देखिए. 2005 में, यानी कि आज से लगभग 13-14 साल पहले की बात है, 2005 में सेलुलर ऑपरेटर्स जो थे, सेलुलर जो ऑपरेटर्स थे उनके एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया कि जो कैलकुलेशन गवर्नमेंट करती है वो कैलकुलेशन गलत है, इसीलिए हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया कैलकुलेशन सही है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही है, यानी कि एडजस्टेड. इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ग्रॉस एडजस्टेड जो रेवेन्यू है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जिसको जिसको टैक्स भरना है सबसे पहले आप अपना एडजस्टेड रेवेन्यू की पूरी टैली लेकर आइए, मैं उसको देखूंगा और जितना टैक्स आएगा उसको भरेंगे. तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है. यानी कि जो भी क्वेश्चन आ रहा था इसके अंदर, अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था. नेक्स्ट जो अभी आएंगे वो सर आएंगे, साइंस एंड टेक वाले शायद सर आने वाले हैं और वो आपको इसके आगे लेके चलेंगे. आई विश कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी, आई विश कि आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दें. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए. राइट. विश यू ऑल द बेस्ट. गुड लक.